जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुनः पुरजोर स्वागत करता हूं। जबान फंस जाती है ना, ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और पहले से अगर हो तो शेयर कर दो। आपके एक व्हाट्सएप लगाने से हमें काफी हेल्प मिलती है। और यह सोचिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसके पास डेली करंट अफेयर पहुंच जाएगा। जब हम किसी का हेल्प करते हैं तो हमारा भी हेल्प अच्छे तरीके से होता है, ये कर्म कहता है। तुलसीदास जी कह गए हैं किसमें, रामचरितमानस में। क्या कहा है उन्होंने, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। अर्थात ज्ञान को आप बांटोगे तो आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बातें मैंने कही है आपके शेयर करने के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज हम पढ़ते हैं 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेखक कह रहा है, हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। मेरे प्रिय साथियों, बहाना जो है ना, बहाना जो है, शिकायत जो है, सॉरी बहाना निकल गया, शिकायत जो है, शिकायत इन द सेंस क्या होता है कि ऐसे हो गया तो ये हो गया, वैसे हो गया तो ये हो गया। अर्थात शिकायतें करने वाला व्यक्ति हमेशा हार के जो है आपके दहलीज में खड़े रहता है, और जो उस शिकायत की जगह जो गलती वो कर रहा है उस गलती को एक्सेप्ट करके बेहतर करने के लिए अगर प्रयास करे तो वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो इसीलिए जीवन में बार बार हमें मेहनत करना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, इसीलिए मैं धीरे धीरे बताया। तो मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री यहां गए थे। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? तो 17th नंबर का है, मतलब 17वां संस्करण है। यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है ब्रिक्स के इस क्वेश्चन से। ठीक है, आइए आंसर की ओर नजर रखें। रोशनी देवांगन ने कहा है ऑप्शन नंबर सी 17वां, वेरी गुड। और आंसर बी दिया है दूसरे क्वेश्चन का, सांची स्तूप। अब आते हैं हम अपने जीएस के पोर्शन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चंस के क्या कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को हम अपने मनस्पटल पर संजो रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस स्तूप को के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? आप सभी को मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिया है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगा रहा, और धम्म की नीति अपनाई, जो कि शांति का एक प्रतीक था। ठीक है, तो इसी पहलू में जो उसने सांची स्तूप को जो बनवाया है, उसके सामने में जो आपका मेन जो आपका गेट बनाया है, इस गेट में ये अंकन मिलता है, जिसमें सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। यहां पर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। क्लियर हुआ? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अशोक एवं उसके 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन दिया गया है। ठीक है, अतिरिक्त इस स्तूप में तोरण द्वार पर महात्मा बुद्ध के जन्म, जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, जिसे हाथी से जो है आपका प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही कमल से भी प्रदर्शित करते हैं। महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या हुआ? जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़े, जिसको घोड़े से अंकित किया जाता है, तो जब गौतम बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ, है ना, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने जब अपने घर का त्याग किया
तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वैसे ही महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बोधगया में आपका कुशीनगर में हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, हाँ कुशीनगर में हुआ, सही है। तो क्या कुशीनगर में उनके अवशेष में बंटवारा किया गया। ठीक है, साथ ही साथ एक वर्ड और है जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब गौतम बुद्ध जी को बोधि वृक्ष में बोधगया बिहार में जब उनको क्या हुआ, आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कौटिन्य एवं उनके साथियों के बीच में एक भाषण दिए, एक ज्ञान प्रदान किए। उस ज्ञान प्रदान को करने की परिस्थिति को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। बोधि वृक्ष जो है ना मेरे प्रिय साथियों, बिहार में है, और ये जो मूल वृक्ष है, जो गौतम बुद्ध जी जिसके नीचे में आपका बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उसका चौथा पीढ़ी का ये वृक्ष है। ठीक है, तो सोचो कितना साल पुराना हो गया होगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइए कि वो बोधि वृक्ष जहां गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वो किस नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? आज 11 जुलाई को। जनसंख्या की जो तीव्रता है उसको तो लॉकडाउन से जो है बयां कर सकते हैं आप। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और यूएनडीपी का 2022 का मैंने रिपोर्ट आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ जनसंख्या है, और भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 142.86 करोड़। चीन की 142.57 और भारत की 142.86 करोड़ जनसंख्या। तो सोच सकते हो हम चीन को पिछाड़ चुके हैं। तो हम वैश्विक स्तर में बात करेंगे, और इस बार का थीम है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। अब देखो थक गए हैं सब जनसंख्या को रोक रोक के, तो अब ये सोचा गया है कि कम से कम जनसंख्या के पालन पोषण, उनके भरण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए युवाओं को जब सशक्त बनाया जाएगा, आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न किया जाएगा, सामाजिक रूप से जब उनको संपन्न किया जाएगा, तभी ये क्या हो सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो भुखमरी है वैश्विक स्तर पे, जो हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी दर है वैश्विक स्तर पे, ठीक है, भारत में तो 7.5% है। ठीक है, किसी अर्थशास्त्री ने बताया था जिस देश का 1% जनसंख्या अगर बेरोजगारी, किसी देश का अगर 1% बेरोजगारी दर हो जाता है तो वो जनसंख्या 50 साल पीछे हो जाती है। वो देश जो है 50 साल पीछे हो जाती है। फिर से बोलता हूँ, कभी कभी मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो फिर बताता हूँ। जिस देश की बेरोजगारी दर 1% हो गई तो वो देश 50 साल पीछे चले जाता है, एक अर्थशास्त्री ने कहा है। ठीक है, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का बिलीव नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि बेरोजगारी दर ज़्यादा है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे इसका खंडन तो किया ही जाएगा, आप तो जानते हैं। चलो वापस आते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर को लेकर जागरूकता बढ़ाना। कब से फैला रहे हैं? परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना। जितना भी कर लो, गांव में जो है गर्भ निरोधक का उपयोग करते ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाग देखा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि गांव में इस चीज का अवेयरनेस कम है। ठीक है, उसके बाद है लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य, मृत एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर। बात ऐसी है साथियों कि रूढ़िवादी सभ्यता के कारण भी जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या में बहुत ज्यादा तीव्रता देखने को मिल रही है। वो कैसे? कि पुराने काल में जनसंख्या कम थी, लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते थे। ज्यादा बच्चा पैदा करते थे तो उनका ये रहता था कि वो हमारी सेवा करेंगे, इनकम ज्यादा होगा, इस मानसिकता के साथ थे। कई लोग धार्मिक रूप से जो है आपका ज्यादा बच्चा पैदा करने को बल देते हैं। तो ये रूढ़िवादी सभ्यता जनसंख्या की तीव्रता को बढ़ा रहा है। तीव्रता बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, चलो 1987 में 11 जुलाई को पृथ्वी की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पहुंची थी, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई एक ऐसा दिवस है 1987 में जब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। ठीक है, अब अकेला 1.4
मतलब 140 करोड़ जो है, मतलब 1 अरब 40 करोड़ जो है जनसंख्या भारत की है। ठीक है, तो अगला नहीं मालूम कब दिवस मना लिया जाएगा। खैर आ जाओ। विश्व जनसंख्या 2025 में लगभग 8.1 अरब है, 810 करोड़ को पार कर चुकी है। भारतवर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। मतलब सोचिए ना, 1.4 अरब जनसंख्या, 1.4 बोल रहा हूं भाई, 140 करोड़ जनसंख्या। अब किस बिजनेसमैन का फोकस इस जनसंख्या में नहीं जाएगा? आज की डेट में देख लो कि बच्चा पैदा होता है और ये मेरे पास मोबाइल है और उसको जो है ये रखा दिया जाता है, ऐसे ऐसे रील को स्क्रॉल करते रहता है। समझ रहे हो? तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसी हिसाब से आईटी इंडस्ट्री और ये सब सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है। खैर, आप जान गए होंगे कि आज क्या है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना और ब्राजील के बाद किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? बड़ा खतरनाक टाइप का है भाई। कहाँ गए थे? नमीबिया गए थे ना? ठीक है, नमीबिया में। सी ऑप्शन सही होगा। भारत देश के प्रधानमंत्री जी को जो है वो बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, जिसमें से नमीबिया में ये दिया गया है पुरस्कार। नीचे में मैंने कल बताया था, राजधानी ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में इन्हें दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम लुइस इनासियो ने इन्हें प्रदान किया गया है। तो आज का प्रश्न है कि नामीबिया के राष्ट्रपति क्या नाम है? तो महामहिम नेटुम्बो नंदी नदैतवा। क्या नाम है इनका? नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया के प्रमुख हैं, उन्होंने ये प्रदान किया है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, मुद्रा है नामीबियाई डॉलर, आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाद। ठीक है, लगभग नामीबिया में ना। तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि सूरीनाम बोलता हूँ भाई, नामीबिया जो है, नामीबिया के साथ जो अभी वर्तमान में युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो आपका पहल की है, और नामीबिया भी जो है वो युवाओं के प्रति उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके बेहतरी के लिए ये कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नामीबिया की बात करें तो विंडहोक इसकी राजधानी है, नामीबियाई डॉलर चलता है यहाँ, अंग्रेजी भाषा चलती है। और नेटिम्बू नंदी नदैतवा जो है यहाँ के क्या है? तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, महामहिम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अवार्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में जो है इसको याद कर लें, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। बारिश काफी हो रही है, बहुत शानदार मौसम हो गया है बाहर का। ठीक है, जब मैं रात के इस समय आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूं। तो चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम ने निम्न में से किसे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जेनिफर सिमंस। जेनिफर सिमंस को आपका जो दक्षिण अमेरिका है उसका एक देश है सूरीनाम, वहां का पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 71 वर्ष की ये हैं। 16 जुलाई 2025 को ये अपना पदभार संभालेंगी, मतलब कि 16 जुलाई 2025 से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी ये। 2025 से 2030 तक इनका शासन चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 5 वर्षों का इनका शासनकाल है। अगर सूरीनाम में राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो राष्ट्रपति चुनाव जो है संसद के द्वारा चुना जाता है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। आर्टिकल 54 में जो है आपका चुनाव से संबंधित जानकारियां हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोटिंग देने के आधार पर यह क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो वैसे ही यहां देख सकते हैं आप, संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
1987 में इन्होंने अपना संविधान बनाया था और उस संविधान के आधार पर ये राष्ट्रपति चुनाव होता है। 51 सदस्य होते हैं और उम्मीदवार को कम से कम 3/4 सदस्यों का वोट मिलना अनिवार्य है। आपके सामने में ये दिखाई दे रही है जिनका नाम है डॉक्टर जेनिफर सिमन्स। ठीक है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, अटलांटिक महासागर के किनारे में ये स्थित है। डच गुयाना पहले नीदरलैंड का उपनिवेश था, ये पूर्व नाम डच गुयाना नाम था इसका। 1975 में इसको स्वतंत्रता मिली है। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादक में से ये एक है, सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। ठीक है। सूरीनाम परामारीबो यहाँ की राजधानी है। मुद्रा चलती है यहाँ सूरीनाम डॉलर। भाषा बोलते हैं डच। चांद संतोखी यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है। जो पूर्व राष्ट्रपति है चांद संतोखी, उन्हीं का ही स्थान ये लेंगे। तो ये पूर्व राष्ट्रपति लिख लीजिएगा इसको, इसमें आप ध्यान देंगे। ठीक है। ये पूर्व राष्ट्रपति है। आजा बाबू, पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है। तो चांद संतोखी, इनकी जगह में अब कौन आ गई है? तो जेनिफर सिमन्स। और कुछ पूछेगा तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ग्रिगोरी रूसलैंड को क्या बनाया गया है? तो आपका उपराष्ट्रपति चुना गया है, जो कि इन्हीं के पार्टी के हैं। ठीक है। इन्हीं के करीब है। किनके करीब है? डॉक्टर जेनिफर सिमन्स के। चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में तीसरे फ्लीट स्पोर्टशिप के कील लेइंग समारोह का आयोजन किस शिपयार्ड में किया गया है? सबसे पहले तो यह पता चल रहना चाहिए कि कील लेइंग किसे कहते हैं। तो जब जहाज बनाने की प्रक्रिया, जहाज को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कील लेइंग से ही स्टार्ट होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कील लेइंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एल&टी शिपयार्ड कुट्टुपल्ली, क्या बोला? एल&टी शिपयार्ड कुट्टुपल्ली में इसे स्टार्ट किया गया है, इसका आयोजन किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। 2023 में भारतीय नौसेना ने 5 फ्लीट स्पोर्टशिप का निर्माण यहाँ किया था। 2027 के मध्य यहाँ पर जो है डिलीवरी की जाएगी। मुख्य रूप से क्या किया जा रहा है? तो जहाज तैयार करने का एक क्या है, ये पूरा फैक्ट्री है मान के चल सकते हो। ठीक है। तो इसे स्टार्ट किया गया है एल&टी शिपयार्ड कुट्टुपल्ली तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? वो है नन अदर देन बिहार। ठीक है। जिया ओ बिहार के लाला। अब लाला तो नहीं, लालियों को जो है क्या मिलेगा यहाँ? 35% आरक्षण, जो कि वहां की स्थानीय निवासी हैं, बाहर से आए हुए नहीं, स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी का तात्पर्य आप जानते होंगे। तो 35% आरक्षण मिलेगा बिहार के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को। 35% आरक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। अब बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए, सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है। युवाओं के कौशल विकास, रोजगार मार्गदर्शन के लिए बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग का गठन किया है और इस युवा आयोग के माध्यम से बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो मतलब बहुत परेशानी है, आप सुने होंगे बिहार में बहुत ज़्यादा तनाव है रोजगार से लेकर, तो ये सब सारी चीज़ें दूर होगी। ठीक है। बस और क्या है, 35% हो गया, ये पता होना चाहिए। बहुत होता है भाई 35%। ठीक है। चलो। हाल ही में केरल के किस जिले को लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है कासरगोड। ठीक है। कासरगोड सॉरी, गला आज खराब है थोड़ा। कासरगोड नाम का जिला है, जो कि कहाँ है? केरल में स्थित है। मत्स्य पालन किया जाता है यहाँ। मत्स्य पालन के क्षेत्र में कासरगोड को पहले भी जो है मत्स्य कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से मत्स्य पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध गांव है केरल का कासरगोड जिला। ठीक है। कासरगोड केरल के राज्य में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के तहत मत्स्य श्रेष्ठ जिला पाया है। ठीक है। चलो बताओ, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो मत्स्य पालन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है? ठीक है। एक हिंट भी देता हूं, वहां पर बांग्लादेशियों को क्या किया गया था? तो वहां इमिग्रेट किया गया था, वहां पर जो है उनको पलायित किया गया था, वहां उन लोगों को बसाया गया था।
आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेक कंपनी एप्पल का नया मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? साबिह खान। क्या नाम है? साबिह खान नाम है। भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं जिन्हें एप्पल का COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, ठीक है। तो एप्पल में भारतीय मूल साबिह खान को अपना मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जेफ विलियम्स की जगह लेंगे ये। 1966 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। स्कूली शिक्षा के दौरान सिंगापुर चले गए थे। बाद में पढ़ाई का करियर लेकर अमेरिका में बस गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में एप्पल के क्या है? तो COO है, ठीक है, याद रहेगा। चले आगे। हाँ, एप्पल की बात करें तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनियाक और रोनाल्ड वेन के द्वारा इसे स्थापित किया गया है 1 अप्रैल 1976 में। और क्यूपर्निटो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। टीम कुक इसके क्या है? CEO है, ठीक है। टीम कुक क्या नाम है? शानदार। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11, और 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं जो कि हमारे भारतीय शेरनियों के द्वारा जीता गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, हाल ही में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। क्या है? दीपिका पादुकोण, ठीक है। चलो, हाल ही में जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टू द सिटी से द्वारा सम्मानित किया गया? वो है अर्जेंटीना के द्वारा। इत्सुकुशिमा जहाज जो है वो आ चुका है कहां? तो ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग के लिए चेन्नई बंदरगाह में, ठीक है। जापान और भारत देश की एक समुद्री युद्धाभ्यास है जो कि 12 जुलाई तक चलेगी, ठीक है। चलो, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा शुरू की है, जिसे वह कैरिबियाई क्षेत्र का एक पहला देश बन गया है और दुनिया का 8वां? मतलब भारत के UPI जो है वो 8 देशों में चलते हैं, जिनमें से एक जो है अभी ऐड हुआ है, वो है त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। क्या नाम है? त्रिनिदाद और टोबैगो नहीं, तमाकू अलग होता है, ठीक है। चलो, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु IPL फ्रेंचाइजी में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। हथनी कला नहीं, हथियाल मिजोरम को 121 जिले में सबसे अच्छा जिला मिला है। मिजोरम का ये जिला है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना चालू की है। गरीबी को दूर करना चाहती है। 1 लाख रुपए सहायता देगी, फंडिंग करेगी गरीब लोगों को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 में किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास से संबंधित। आपके सामने निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? बताओ, IAS में पूछा था। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा आसान होंगे, ठीक है। चलो, वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।